हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अनसॉल्व पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस अनसॉल्व पेपर को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं NCERT माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 2026 की संपूर्ण तैयारी के लिए, यानी यह आपके बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह आपका गणित का अनसॉल्व पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें 2019 से लेकर 2025 तक के सभी पेपर इसमें समाहित किए गए हैं। इन सभी पेपरों का यह संकलन है। और अगर आप किसी भी 3 साल का पेपर कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब वह किन 3 सालों का पेपर आपको करना है, तो आपको 2023, 2024 और 2025 यह 3 साल का पेपर अगर सभी सेट को आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि मैं इस चैनल पर आपको इन सभी सेट को सॉल्व कराने वाला हूं, यानी 2023, 24 और 25 के सभी पेपर को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और यहाँ पे प्रत्येक सेट को आप ध्यानपूर्वक जरूर समझें। आपको मैं पूरा सेट बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में गणित 2025 का जो सेट है, सेट नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 822 BX, इस सेट के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो से पहले सेट 1 और सेट 2 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग सेट 3 देखने वाले हैं। अगर आप 2023, 24 और 25 इन तीनों साल के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी है कि आप 90+ मार्क्स मैथ में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यह जो अनसॉल्व पेपर है वो अरिहंत का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर होगा, उसमें आपको इस कोड नंबर को ढूंढना है 822 BX। यह सेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस कोड नंबर को ढूंढेंगे तो यह कोड नंबर जरूर मिलेगा और तब आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जानते ही हैं बोर्ड द्वारा जो समय निर्धारित किया गया 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो आइए इस पेपर को शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं। जैसा कि पता है कि खंड अ में सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा, यानी tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर 3/4 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम सेक का मान निकालें, प्रश्न को करने के कई तरीके हम चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, या आप जानते हैं एक फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है फार्मूला आपका, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह आपका फार्मूला होता है। यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकाल लें। ठीक है, सेक थीटा का हम क्या करें, मान निकाल लें। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पक्षांतर कर दें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्या करिए, tan थीटा का मान रख दीजिए। तो tan थीटा का मान यहाँ पे 3/4 है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट इस पर लगाएंगे, रूट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा और यह ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 16 कम 16 और 9, 16 और 9 25, 25 बटे में 16 और इस पे रूट, ये आपका सेक थीटा का मान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेक थीटा का। अब 25 5 का स्क्वायर है तो यह इसका वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, 5/4 सेक थीटा का मान हो गया। आपसे पूछा किसका है, cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, यानी सेक का अगर हम उल्टा कर दें, यानी यह जो हर में है वो अंश में चला जाए, जो अंश में है वो हर में चला जाए, तो वह मान आपका किसका हो जाएगा, cos थीटा का। यानी अगर 1/5/4 लिखे तो यह 4 ऊपर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा 4/5, और यही मान आपको cos थीटा का ही मान आपसे पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में आपका आया हुआ है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 4/5 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, जो पासा होता है, पासे में जिसे डाइस कहते हैं, पासे में आप जानते हैं कि टोटल 6 नंबर होते हैं 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। अब पूछा हुआ प्रश्न में कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो टोटल सम संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। यानी सम संख्या की बात करें अगर, तो टोटल सम संख्या 3 है। अब सम संख्या होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रायिकता, ठीक। तो प्रायिकता इस बात की क्या हो जाएगी, यानी जो कंडीशन जितने बार वो आ रहा है वह, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, तो 3/6 इसको कट कर देंगे आप, तो यह आ जाएगा 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 यह आपकी प्रायिकता हो गई। ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 1/2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से हमने तैयार कर रखा है, आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके लिए वर्क, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप वर्ग अंतराल और बारंबारता देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता तो हमने लिखा हुआ है, अब यहाँ से निकालेंगे संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता क्या होती है कि पहला पद तो यही रहता है, दूसरे पद के लिए इसको ऐड कर देते हैं, तो 8 और 7 15, फिर इस पद को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15 और 15 30, फिर 30 और 10 40, 40 और 5 45, ठीक है। और यह जो बारंबारता का मान है इसको ऐड कर देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 45, यानी इन सभी को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। कैसे आएगा, यह जो लास्ट मान होता है वही n का मान होता है, ठीक है, आप ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से n/2 का मान हमें चाहिए, किसका मान चाहिए, n/2, n/2 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 45, तो 45/2, 45 का आधा हो जाता है 22.5, ठीक है ना। अब जो संचयी बारंबारता आपने निकाला है वह देखना है कि 22.5 या तो इसमें एग्जैक्ट मिले या इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन हो जो इसके पास में है, तो बड़ी वैल्यू आप देख सकते हैं 30 है, ठीक है। अब इस लाइन का जो वर्ग अंतराल होता है बच्चों, वह आपका क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। इस वर्ग अंतराल को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग, ठीक है। अगर आप यही प्रश्न अगर सॉल्व करना रहता तो यह आपकी बारंबारता होती है, और जस्ट इसके ऊपर का यह जो है वो आपकी संचयी बारंबारता होती है, जिसका प्रयोग हम लोग 4 नंबर या 6 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर 20 30, ठीक है, 20 से 30। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में 20 से 30, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यह प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। देखिए बहुलक वर्ग के लिए आपको क्या देखना होता है बच्चों, कि जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 जो है सबसे बड़ी बारंबारता वाला है, तो उसका जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता आप देख सकते हैं 11 है, ठीक है ना, इन सभी में, तो उसका जो वर्ग, यह जो वर्ग है 10 15, यही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15, ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से 15 इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 10 से 15, ठीक है, 10 से 15, ठीक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इस बात को यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए आपको कुछ बातें पहले बता देते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। देखिए कभी भी प्रायिकता जो है बच्चों 1 से बड़ी नहीं होती है, पहली चीज़, कभी भी, जैसे जो प्रश्न पूछा हुआ है, तो कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम किसी विशेष परिस्थिति में 1 हो सकती है, जब किसी घटना के घटित होने की एकदम निश्चित संभावना हो तब, ठीक है, 1 हो सकती है या 1 से छोटी होती है, ठीक है। कभी भी किसी घटना की प्रायिकता निगेटिव में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है -1, तो वो आपसे पूछा हुआ नहीं हो सकती है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी -1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रायिकता, देखिए प्रायिकता कभी भी
प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है ना। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है यहाँ पे, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से अगर cot a का मान निकालें, cot a का, तो यह 4 है, 3 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी 4/3। यह तो cot का मान आ गया। यहाँ पे tan का मान चाहिए, तो tan जो होता है बच्चों वह cot का उल्टा होता है, ठीक है ना। tan जो है cot का क्या होता है, उल्टा, यानी इसको ऊपर भेज दें और इसको नीचे भेज दें तो यह tan का मान हो जाएगा, यानी 3/4। अब यह जो tan का मान आया यहाँ पे रख दें, तो 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। tan का मान है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - ठीक है ना, 1 - देखिए यह जो स्क्वायर होगा इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 + यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा 9 बटे में 16, इसका इसमें गुणा, तो 16 - 9 बटे में 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9 बटे में 16, तो 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है ना। 16 में से 9 गया तो यह हो जाएगा आपका 7, और 16 और 9 25, ठीक है। तो 7 बटे में 25, यह आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका आया हुआ है 7 बटे में 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 जो है देखिए क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे कि cos 60 अंश का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आप जानते हैं यह मान तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, cos 60 अंश का जो मान होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सीधा त्रिकोणमिति सारणी से ही आपसे प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है ना। तो cos 60 अंश का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए अगला पेज ले लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 7th वाले का जो आंसर था cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है ना। 8वें को हल करते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए साइन और कॉस में तोड़ना होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, यह आपका मान होता है, ठीक है। बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका इसमें गुणा, तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, यह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बटे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यह जो आप त्रिकोणमिति सरसमीका का फार्मूला होता है, इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको इसको मैं पूरा अच्छी तरह से हमने समझाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से मान रख देंगे। तो मान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह होता है 1, तो यह हो जाएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको भी कर सकते हैं, तो यह 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा। यह जब ऐसे होगा तो यह ऊपर चला जाता है, यानी यह हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो cos बटे में साइन आप जानते हैं cot थीटा होता है, तो यह हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका cot स्क्वायर थीटा आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यदि एलसीएम 35,63 बराबर 315 तो एचसीएफ 35,63 होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है आपका, देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछ के आ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो जो पूछेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, एचसीएफ बराबर पहली संख्या, यह सूत्र होता है आपका, ठीक है। पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या और बटे में एल, यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम होगा, ठीक है। अगर एलसीएम पूछता तो एचसीएफ होता, ठीक है ना। जो पूछेगा, जो यहाँ पे जो पूछेगा वह यहाँ पे रहेगा और जिसका मान दिया हुआ है वह नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से मान रखिए, पहली संख्या क्या है 35, तो यहाँ पे 35 गुणे दूसरी संख्या क्या है 63 बटे में एलसीएम कितना है 315, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 35 से अगर इसको कट करें तो 7 बार में आप दिख रहे हैं कट रहा है, 7 पचे 35, 7 तरीके यहाँ पे 7 पचे 35, नहीं 7 से नहीं कटेगा, यह आपका कितनी बार में कट रहा है देखिए, चलिए 5 से कट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 35 से डायरेक्ट नहीं कट हो रहा है, तो 5 सत्ते 35 और यह हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, 1 15, 5 तिहाई 15, 63 से 63 कट हो गया, तो यह आपका क्या हो गया 7, यही आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया और इसी का मान आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 7 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करके और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्या से आपको भाग देना होता है, तो 3 चौक के 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिखेंगे, 7 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा और 7 भी नहीं कटेगा, यहाँ से 5 से कट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1, 1 और 7, यहाँ से 7 से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1, 1 और 1। तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। यह तो आप क्लास 4th 5th में भी यह चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक 42 और यह 0, 420 आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं कि 420 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11, √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए, प्रश्न नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका गुणनफल की बात कर रहा है, ठीक है ना, गुणनफल की बात कर रहा है। तो कैसे हल करेंगे समझिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक। गुणनफल के लिए देखिए वैसे तो यह जो आएगा गुणनफल इसका वह एक अपरिमेय संख्या ही होगी। कैसे, यह समझिए, यहाँ पे √2 और 2 - √2 इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2 में √2 का गुणा होगा तो 2√2 हो जाएगा, माइनस √2 और √2 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या रूट में है और वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय के साथ अगर कोई संख्या परिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाए तब भी अपरिमेय ही होती है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है, क्या होगा अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह जो पहला मान होता है, यहाँ पे यह पहला मान है x1, यह मान y1 और यहाँ पे यह x2 और यह y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी को d से दिखा देते हैं। तो सूत्र होता है आपका, सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस y1 का मान है 3 तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 1 गया 2 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा वह भी, तो यह भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 और 4 ऐड कर देंगे तो रूट में 8, ठीक है, रूट में 8। इसका अगर हम वर्गमूल करें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ×
2। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो यह तो रूट से बाहर निकल गया और यह 2 एक रूट में रह जाएगा। तो 2 रूट में 2 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13 को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। यह आपकी स्पर्श रेखा है PQ, OQ का मान दिया हुआ है, OP का मान दिया हुआ है और PQ का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए जो स्पर्श रेखा होती है, यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वह लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ड होती है, यानी POQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे बात करें त्रिभुज POQ में, तो जब यह समकोण त्रिभुज है तो कर्ड का वर्ग यानी OQ इसका स्क्वायर, यह बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। और आपसे प्रश्न में PQ का ही मान पूछ रहा है। मान रखिए यहाँ पे OQ, यह Q है, ठीक है ना। OQ का मान क्या है? 12, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर बराबर OP का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर के। अब यहाँ से देखिए 144 में से 25 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका? देखिए 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और यह 1, यह PQ स्क्वायर है। हमें PQ का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा और यही आपका PQ का मान हो जाएगा रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है, 119 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। चित्र में DE समांतर BC है। यदि AD बराबर 3 सेमी, DE बराबर 4 सेमी तथा DB बराबर 1.5 सेमी, तो BC की माप होगी। आपसे इसकी माप पूछ रहा है, ठीक है। यह प्रश्न आपका थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है आपसे, और आपसे यहाँ पे BC की माप आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए थेल्स प्रमेय से जब यह दोनों समांतर हैं तो जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है आपके लिए, हर साल इस पे प्रश्न पूछता है, ठीक है। और कभी कभी डायरेक्ट जो है आपसे प्रमेय ही पूछ दिया जाता है। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए AD बटे में AB, ठीक है ना, AD बटे में AB बराबर DE बटे में BC, ठीक है। अब यहाँ पे AB का मान आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसकी सहायता से उस मान को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे AB का अगर हमें मान निकालना हो तो हमें क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा AD, यानी यह और प्लस यह दोनों को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे AD और प्लस BD, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें AB का मान हो जाएगा। तो AD का मान आपको दिया हुआ है 3, तो यह 3 और प्लस BD का मान दिया हुआ है या DB का मान 1.5, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 और 1 4.5 सेमी। अब यहाँ पे मान रखिए AD का मान क्या है? 3, यह 3 बटे में AB का मान क्या है? AB का मान यहाँ पे अभी निकाला गया 4.5 बराबर DE का मान है 4 और BC का मान निकालना है, ठीक है ना, BC का मान निकालना है। तो यहाँ से एक तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे और ऐसे, तो देखिए BC बराबर हो जाएगा, यहाँ से याद करके लिख देते हैं BC बराबर इन दोनों का गुणा होगा यानी 4.5 गुणे 4 और यह 3BC हो जाएगा। तो 3 को जब इधर भेजेंगे तो वह बट्टे में आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 1.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 6.0 सेंटीमीटर, दशमलव के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 6 सेंटीमीटर यह आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 6 सेमी त्रिज्या वाले
एक वृत्त त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे मैक्सिमम आंसर जो है वह पाई के रूप में ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे पाई के रूप में ही आंसर निकालने का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पे और हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपसे राइट होगा। यहाँ पे त्रिज्या बोला हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा का मान दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे में पाई आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। थीटा का मान आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 60 अंश, 60 अंश बटे में 360, ठीक है, गुणे में पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि पाई के रूप में आंसर भी आया हुआ है। आर का मान है 6 और स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ से इसको जब भाग आप देंगे, ठीक है ना, तो 0 से 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, 1 आ गया, बचा क्या, 6 पाई। सभी सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल है तो यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16। 10 सेमी भुजा वाले 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 16 को यहाँ पे समझिएगा, 2 घनों को मिलाकर, आप जानते हैं कि जो घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन उनके संलग्न फलकों को, यानी यह संलग्न फलक है, ठीक है, इसको मिलाकर बनाया गया। तो आप जान सकते हैं 10 मीटर में ना, सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर यह है, अगर यह तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी उसकी जो लंबाई हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और बाकी ऊंचाई और चौड़ाई वह समान रहेगी। यानी यहाँ पे आपका यल का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई 20 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ जो है वो आपकी 10 हो गई, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो गई। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये आपका सूत्र होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। यहाँ से बस क्या करना है, आपको सिंपल मान रख देना है, सभी मानों को रख देना है। तो देखिए 2 और यहाँ पे लेंथ आपका है 20 गुणे में यल और बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 दाम में 200, 10 दाम में 100 और 20 दाम में 200, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 200 200 400 और एक 500, यानी 2 गुणे 500 बराबर 1000। और यह क्षेत्रफल की बात हो रही है और बाकी सेंटीमीटर में है तो यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप से प्रश्न आपका अगर बढ़ते घात से छोटे घात की तरह रूप में नहीं है तो सबसे पहले इसको सजाते हैं, यानी 6x² 2 घात वाला हुआ, फिर 1 घात वाला, तो यहाँ पे -7x और -3, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है आपको। 6 3 18, यहाँ पे माइनस है तो 18 का ऐसा खंड जो कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 7 हो और गुणा करने पर 18 हो। तो आप जानते हैं 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6x² माइनस 9x और प्लस 2x, ठीक है, -3, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 3x आपका कॉमन मिल रहा है, 3x क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो 3x कॉमन मिला तो 3 दूनी 6, 2 और यहाँ पे x माइनस 3 3 9, यानी 2x - 3। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो 1 मिलेगा, 2x - 3। अब दोनों ब्रैकेट में जब सिम आ रहा है तो समझिए कि आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिला 2x - 3 और यहाँ से क्या मिल गया 3x + 1। हमें x की वैल्यू चाहिए और शून्य पूछा हुआ है, तो अब इसको 0 के बराबर रख दे क्रमशः। 2x - 3 बराबर 0। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसका पक्षांतर करेंगे तो यह 3, और 2 का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू आई 3/2
यहाँ पे भी इसको भी जब 0 के बराबर करेंगे तो 3x पक्षांतर कर दें तो 3x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो 2 मान आए, 3/2 और -1/3। अब यहाँ पे देखते हैं 3/2 और -1/3 ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12 ये हलों की संख्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, केवल 1, 2, अनंत और कोई नहीं। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके जितने चर दिए हुए चर की संख्या और समीकरण की संख्या दोनों आपस में बराबर होगी तो उस समीकरण के बच्चों अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। हमने क्या बताया कि चर की संख्या, चर आप देख रहे हैं 2 है, एक x है और एक y है, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं आप, ठीक है। तो चर की संख्या 2 है और 2 समीकरण भी है, तो अगर चर और समीकरण दोनों आपस में बराबर हो तो समीकरण के अनंत हल होते हैं, ठीक है ना। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 4 रूट में 3x + 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और अगले पेज पे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रश्न नंबर 18 को भी आपको हल्का सा वह कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चर बराबर समीकरण, यानी चर और समीकरण जब बराबर होंगे तो उसके क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनंत हल होंगे, यानी जब इन दोनों की संख्या बराबर होगी तो अनंत हल होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए समीकरण आपका दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या, विविधकर आपको ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। तो विविधकर के लिए हमें ए बी सी के मान की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो ए के स्थान पे यहाँ पे आप देख सकते हैं x² से x² कट जाएगा, ए के स्थान पे क्या है 3, तो ए बराबर लिखेंगे 3, बी बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए x से x कटा तो -4√3 चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक है ना, 4√3, ठीक। और यहाँ पे सी के स्थान पे क्या है 4। अब विविधकर पूछा है तो विविधकर को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यह होता है आपका b² - 4ac, यहाँ से मान रखिए b का मान -4√3, इसका स्क्वायर -4ac, a का मान क्या है 3 और c का मान 4। यहाँ से यह जब स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब यह स्क्वायर इसका भी होगा इसका भी होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 गुणे में √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 और 12 चौके 48, ठीक है ना। 16 तिहाई 48 और 12 चौके 48, 48 में से 48 गया डी 0, यही आपका डी का मान हो गया, यानी डी बराबर आपका आया 0 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी भाषा में समांतर श्रेणी कहते हैं। 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सार्वंतर होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑब्जेक्टिव का यह अंतिम प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको डी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होता है, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सार्वंतर के लिए हमेशा जो बाद वाला पद है, ठीक है, उसमें से जस्ट उसके पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे। किसी भी पद में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बार जो है डी का मान प्रत्येक जगह आप d1 d2 d3 निकालेंगे सभी समान आएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरे वाले पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे 3 को -3, तो इस 3 से यह 3 कट गया, क्योंकि यह माइनस में या प्लस में, तो डी का मान क्या आ गया √2। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका √2 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त हुए। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, जो बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो वर्णनात्मक प्रश्न आपके 50 नंबर के बच रहे हैं, इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और इस चैनल पर अगर किसी भी चैप्टर के आपकी मैथ की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी चैप्टर के वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।